उसकी एक जानकारी देने के लिए और आज ये विषय हम आपके सामने रख रहे हैं। वैसे तो नई योजनाएं बहुत हम बनाते हैं और जनता के हित में बनाते हैं, तो जनता हित में लगातार योजनाएं बनती हैं। नई व्यवस्थाएं बनाने में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ छोटी मोटी शुरू में आती हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, और फिर जब कर दिया जाता है तो उसको स्वीकार करना भी आसान नहीं है। बहुत लोग उसको स्वीकार इसलिए भी नहीं कर पाते कि या तो उनको समझ में नहीं आता, और या समझ में आने भी लगता है तो उनको लगता है कि हमारे हाथ से बहुत सी चीज़ें निकल जाएंगी, ये तो जनता को सीधा लाभ होगा जो हम आज तक कर नहीं सके, और ये लाभ अगर जनता को हो गया तो जनता फिर हमारी बात कैसे सुनेगी। तो उस प्रकार से उसके विरोध खूब होते हैं। तो उसी प्रकार का एक विषय, और वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ विषय है। यानी जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़ी बात हो तो बड़ी मजबूत होती है, तो आज एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूँ जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हमने एक शब्द सुना है, इंतकाल, सुना है ना, लेकिन आज से पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो इंतकाल के लिए आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था, इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। इंतकाल का डबल मतलब है। तो इसलिए वो आदमी का इंतकाल ना हो तो जो पहले वाला इंतकाल है, ज़मीन का इंतकाल, वो कैसे हम ठीक से कर सकें। हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ी घोषणा हमने 2019 में की थी, और वो घोषणा थी कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की सेवा शुरू करेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था, और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी को किसी के पास चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल चढ़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी, और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा, और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस ज़मीन का इंतकाल हो जाएगा, और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा, उसमें अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन के हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतज़ार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है, और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। उस पोर्टल को क्या लॉन्च करना है, इस पोर्टल का मैं भी ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ म्यूटेशन इन वेब हेल्थ बाई सो एंड सो। तो एक विषय तो ये आपके सामने रखना था। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके बारे में वैसे एक प्रस्तुतिकरण भी है। चलिए पहले वो करिए। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट से अधिक नहीं। हाँ ये करिए, आप बीच का बटन दबाते जाएंगे तो स्लाइड बढ़ती जाएगी। आप करिए इसको। हाँ, तो ये से 4 तरह की रजिस्ट्रियाँ आज होती हैं, सेल, गिफ्ट या रहन जिसको कहते हैं, मॉर्गेज विद पोजेशन, या फैमिली ट्रांसफ़र जो पारिवारिक एक्सचेंज होता है। तो इन चारों को वेब हेल्थ पे ही आपको जानते हैं रजिस्ट्री होती है।
तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने बटन दबाया है, इसके बाद से जैसे ही रजिस्ट्री होगी अगले ही क्षण ऑटोमेटिकली म्यूटेशन जनरेट हो जाएगा और जो रजिस्ट्री के आंकड़े हैं कौन किसने किसको बेचा, कितना बेचा, वो आ जाएगा। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सारा डेटा जो है पब्लिक को इस प्रकार से दिख जाएगा, यानी रजिस्ट्री होने के 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये इंतकाल जिसको हम कहते हैं पड़त पटवार जो उसकी है, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। और इस पर आपत्ति करने के लिए आगे बटन बनाए गए हैं। वो जो है म्यूटेशन जनरेट होने के बाद ये आपने देखा इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन। तो अगर ऑब्जेक्शन होगा तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 10 दिन में एक भी ऑब्जेक्शन आ गया तो इंतकाल कंटेस्टेड या मुतनाज़ा इंतकाल हो जाएगा, जो एसडीएम को चला जाएगा, और नहीं आया तो वो सीआरओ द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा। और ऑब्जेक्शन जो करेगा वो पीडीएफ कॉपी चाहे 100 पेज की लगा दे चाहे 200 पेज की कि मेरे पास ये निर्णय है, ये अदालत का फैसला है, वो उसको हर तरह की सुविधा उसमें ऑब्जेक्शन करने की है। तो ये हो ही गया कि या एक्सेप्ट या रिजेक्ट। धन्यवाद। हिंदी में वो शुरू में चॉइस है, आप इंग्लिश में देखना चाहते हो, जमाबंदी वाला जो पोर्टल है हिंदी इंग्लिश जो इसमें आप चाहें उसमें देख सकते हैं। सर ये कोर्ट की डिग्री वाले जो ऑर्डर कोर्ट की डिग्री के आधार पे नहीं, ये सिर्फ वो हैं जो सेल, मॉर्टगेज या ट्रांसफ़र, फैमिली ट्रांसफ़र और या गिफ्ट। क्योंकि डिग्री के बाद तो रेवेन्यू को अपना काम करना होता है। डिग्री जब होती है तो फिर रेवेन्यू उसको एक्सेप्ट करके उसकी फर्दर प्रक्रिया वो करते हैं, उसके बाद ये लागू होगा जी। ऐसा ही एक दूसरा जो व्यवस्था हमने बनाई है कि जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो सब तहसीलों में होती हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वो सब करते हैं। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी एसडीएम्स जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी डीआरओज जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, डीआरओ सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, एसडीएम सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर होते हैं, तो डीआरओज का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियाँ अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। यानी केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि एसडीएम है तो वहाँ जाके करा सकते हैं, अगर डीआरओ हैं तो वहाँ जाके करा सकते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि इन स्थानों पर चाहे वो सब तहसील नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीआरओ हो और चाहे कोई भी एसडीएम हो, इनके ऑफिस में व्यवस्था करने के बाद हम पूरे ज़िले की रजिस्ट्री किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। अभी तो तहसील के अंदर की करा सकेंगे, फिर पूरे ज़िले की करा सकेंगे। बहुत जल्दी उसका भी हम सिस्टम बना करके और आपको आपके माध्यम से हमारे लोगों को हम बताएंगे। ये तो शुरू समझो क्या हो गया, आज कल रात को नोटिफिकेशन हुई है सर। हाँ, आज से शुरू है। हाँ, कल नोटिफिकेशन हो चुका है तो आज से समझो, सोमवार से। हाँ, तो वो जो बीच में कुछ टाइम उनको व्यवस्था करने का कंप्यूटर वालों को जरूरी होता है, हाँ, सोमवार से ये शुरू हो जाएगा। हाँ, वहीं जहाँ कराएगा वहीं, यानी तहसीलदार की सारी पावर्स जो हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो हैं वो सभी अब डीआरओ को और एसडीएम्स को दे दी गई। उसको भी एक प्रकार का, हाँ, तहसीलदार एक प्रकार का वो भी सब रजिस्ट्रार की उसकी जो पावर्स हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध की वो सारी उसको हो गई। तो जो तहसीलदार करता है वो करेगा। यानी एक प्रकार से वो तहसीलदार की और भी पावर्स होती हैं, केवल सब रजिस्ट्रेशन की जो पावर है उसको मिली है। फुल फ्लेज तहसीलदार तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन की पावर्स ये अब एसडीएम को और डीआरओ को भी दे दी गई। जैसे इन्होंने बताया वही मंडे तक व्यवस्था वेब हेलरी सिस्टम में सब बन जाएगी। लेता है तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार वो चूज कर सकते हैं। अरे व्यवस्थाएं बटन एसडीएम और व्यवस्थाएं ऐसी बना देंगे कि टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधा जाओ रजिस्ट्री करा के आ जाओ। आखिर ये तो पुराने विषय है कि लाइन लगा के टाइम ले, फिर कोई करंट में कराओ, कोई वो क्या उसको बोलते हैं पैसे स्पेशल दे के क्या तत्काल में कराओ। धीरे धीरे देखिए कोई ज़माने चले गए। उन ज़मानों में वो ज़माने भी थे जब आपको किसी समय के लिए बुक कराने के लिए 1 महीना पहले गैस सिलेंडर बुक कराना पड़ता था। अब गैस सिलेंडर लोग कहते ले लो गैस सिलेंडर ले लो, आप गैस वाला आया।
तो चीज़ें हैं, कई बार 1 घंटे के बाद ही आता है। चीज़ें धीरे धीरे, अब युग भी बदल रहे हैं, व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। जनता की तकलीफ दूर करना ये हमारा काम है। कोई तकलीफ हो रही है हमारे पास लाओ, यथा समय जितना लगना वो लगेगा ही, लेकिन उसकी तकलीफ दूर करना ये हमारा काम है। हमको जनता इसीलिए चुनती है। एक तीसरी एक अनाउंसमेंट जिसकी उत्सुकता आपको पहले भी थी, आपने पूछा भी था, मैंने उसका मैं कहा था जल्दी इसका उत्तर हम देंगे। और वो व्यवस्था ये है कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 27.5 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। ये डिमांड वैसे तो बहुत पुरानी है। हमारे एक एमएलए विधानसभा में भी कई बार कहा करते थे पिछले टर्म में, तो उस समय वो अगला विषय है, वो भी करता हूँ। अभी तो एक कैटेगरी है अनमैरिड की। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विधुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विदुर पुरुष होता है। हाँ। तो जो पुरुष जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया, और उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपये की दर से पेंशन मिला करेगी। डिमांड ये थी। लेकिन दूसरी भी आ गई थी, वो पिछले कुछ हफ्ते अनाउंस हो गई तो लागू हो गई। नोटिफिकेशन आज अगर अनाउंस किया है तो अनाउंसमेंट सीएम की होती है, तो हाँ, तो क्या नोटिफिकेशन करके जुलाई से ही हम दे सकते हैं, हो जाएगी। लेकिन हम 1 जुलाई से इसको लागू कर देंगे, चाहे उसको पोस्ट फैक्टो भी लेना पड़ेगा। संख्या हाँ वो तो मिलेगी, वो तो उसके बाद बुढ़ापा ही मिलेगी। जैसे कल हमने बताया था कि जो विधवा है उस पेंशन का नाम फिर बुढ़ापा पेंशन हो जाएगा, तो इनकी भी 60 साल का बुढ़ापा हो जाएगी। दोनों नहीं भाई, 40 से 60 ये है, 60 के बाद वो है। एक मिनट बाद में लेंगे। हाँ, मैं संख्या इसकी बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ, कुल मिलाकर के इन दोनों वर्गों में 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा, जो रफली 20 करोड़ रुपया मासिक, अर्थात 240 करोड़ रुपया साल का, ये सरकार के एक्सचेकर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, उसमें लगभग 65,000 के आसपास तो अविवाहित हैं, पुरुष और महिलाएं, 45 से 60, 180 से नीचे, और 5,700 ये हैं विदुर पुरुष 40 से 60, जिनकी आय 3 लाख से नीचे है। 5,687 आज हमारे पास जो परिवार पहचान पत्र का डाटा इस समय है। इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो अनवेरिफाइड हैं, ज़्यादा नहीं हैं, कोई 200-250 ऐसे हैं जिनके वेरिएशन होने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। एक इसी के साथ हमारे जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, कल वो आए थे। 2017 में एक आंदोलन किया था उन्होंने, किसी एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध उनका आंदोलन था, देशव्यापी किया था। हरियाणा में भी उनके खिलाफ कुछ मुकदमे हो गए थे, 54 मुकदमे थे, सैकड़ों लोग उसमें नामजद थे। कुछ गिरफ्तार हुए, बाद में बेल पर छूटे हैं, कुछ गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं लेकिन नामजद वो हैं। तो ऐसे हमने फैसला किया कि सभी 54 मुकदमे, बशर्ते को बहुत सीरियस ना हो, तो जो लीगल जो भी एक प्रोसेस रहती है उसके हिसाब से उनको वापस लेने का ये निर्णय किया है। 54 हैं, और नामजद तो कितने हैं पता नहीं, लेकिन 117 लोग ऐसे थे जो गिरफ्तार हुए थे और जिनकी बेल हुई थी। आज के प्रमुख विषय तो यही थे।
बाकी हमने कैबिनेट के विषय सब आपको बता ही दिए थे। सर ये जो ये अनमैरिड हैं और ये विधवा इनको पेंशन देने के पीछे वजह मतलब क्या सामने क्या है, मतलब क्या डिमांड? देखिए, सामान्यतः ध्यान में आता है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो अविवाहित व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा उसके मान सम्मान को बड़े होने पर थोड़ा ठेस सी लगने लग जाती है। वो लोग कहते भी हैं कि अब हमको लोग जो है ना दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए हमारा मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। तो मान सम्मान में एक ही छोटा प्रकार है, कोई हम एकदम कोई उनकी वैसी स्थिति तो नहीं ला सकते जैसी वो चाहते होंगे, लेकिन ये सब होने के बाद कोई उसकी आवश्यकताएं हैं परिवार की, तो वो यानी अपनी कोई आवश्यकताएं तो वो उसकी पूरी हो सकती है। परिवार तो उसने बनाया ही नहीं है, तो उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। किसी को छोटा मोटा मानो बहन है, कोई और है, किसी को लेना देना वो अपना कर सकता है। तो कुल मिलाकर के आय जिसकी बहुत कम है उसको एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जीने में कुछ सहयोग हो जाए, ये हमने आया था कि जो अविवाहित है उनको फैमिली आईडी नहीं मिला, परिवार के साथ क्या नहीं है ये? ऐसा नहीं, क्यों ऐसा विषय बार बार ही आ रहा है? ऐसा तो नहीं है। केवल इतना ही था, कुछ लोगों ने अविवाहित होने के नाते से सिंगल मेंबर फैमिली का एक अपना फार्म भरना शुरू कर दिया था कि हम ही अकेले। अब थोड़े बहुत लालच होते हैं उनके कि अलग से हमको AAY का फ़ायदा मिल जाएगा, अलग से हमको आयुष्मान का कार्ड का फ़ायदा मिल जाएगा, तो ऐसे कुछ लाभ होते हैं। हमने ये तय किया कि हम उसकी वेरिएशन करेंगे। अगर वो परिवार के साथ रहता है तो जिस परिवार में रहता है उसी के साथ उसकी फैमिली आईडी बनेगी। अलग से केवल इसलिए कि मैं अविवाहित हूँ इसलिए नहीं बनेगी। मतलब फार्मों पर आवेदन कर सकते हैं वेरीफाई करने के बाद हाँ, जो भी स्थिति उस बिल्कुल। सीएम साहब, ये जो आपने रजिस्ट्री आपको एक पोर्टल पर लिखेंगी, कई बार सवाल होता है कि बेनामी संपत्ति है, या फिर कई बार कई लोगों का होता है कि इसके पास कितनी संपत्ति है, तो क्या इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोग देख सकेंगे कि किसके पास कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है? दूसरा, क्या इससे करप्शन में भी कोई किसी तरह की रोक लगेगी? आप देखते हैं इस तरीके से? देखिए, पहली बात तो है कि केवल म्यूटेशन रजिस्ट्री होगी और म्यूटेशन होगी तो वो उसका सारा कुछ ही पता लग जाएगा, वो तो इसमें व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, जो पर्टिकुलर एक रजिस्ट्री हुई है वो बेनामी नहीं होगी, क्योंकि अब उसके साथ हमने परिवार पहचान पत्र भी देखना शुरू कर दिया है, वो व्यक्ति एग्जिस्ट करता है। तो आगे तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन पिछली जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका इसके साथ अभी कोई संबंध नहीं है। आगे चल करके कोई व्यवस्था बन गई तो आपको बताएंगे। करप्शन ज़रूर रुकेगी, क्योंकि म्यूटेशन कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक महाभारत होता था। यानी वही पटवारी, वही तहसीलदार, वही सब किसी न किसी बात को अड़ा करके। हमने ये भी देखा है कि एक आदमी ने दूसरे को बेची, उसकी म्यूटेशन नहीं हुई, दूसरे ने तीसरे को भी बेच दी, तीसरे ने चौथे को भी बेच दी, चौथे ने पाँचवें को भी बेच दी। पाँचवां आदमी जब म्यूटेशन चेंज कराने जाता है तो वो चौथे तीसरे का तो नाम ही नहीं मिलता। वो जो पहला आदमी था 20 साल 25 साल पहले जिसके पास प्रॉपर्टी थी, 4 बार ट्रांजैक्शन होने के बाद भी म्यूटेशन नहीं हुई, वो म्यूटेशन उसी के नाम पड़ी है। कोरोना काल में भी सैकड़ों के साथ हाँ, तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या म्यूटेशन की थी। जब हमने 2016 में 15 या 16 की बात मुझे ध्यान नहीं है, राकेश गुप्ता उस समय उनके जिम्मे हमने काम लगाया था ये कि कैसे हम ज़ीरो म्यूटेशन करें। जो नॉन कंटेस्टेड या अनकंटेस्टेड म्यूटेशन है उसमें बहुत बड़ा काम उस समय हुआ था, लेकिन कंटेस्टेड भी बाद में बहुत थी। हम धीरे धीरे उस और भी आगे व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि ये कंटेस्टेड वाला विषय क्यों आता है, ये ना आए, लिटिगेशन में चीज़ ना जाए, क्लियर कट डॉक्यूमेंट हो। तो क्लियर कट डॉक्यूमेंट में यही चीज़ें काम आएंगी कि जैसे रजिस्ट्री हुई उसी समय उसकी म्यूटेशन हो गई, तो म्यूटेशन होने के बाद अगला आदमी फिर जब रजिस्ट्री कराएगा तो उसको समस्या नहीं आएगी, हाथ हाथ उसको मिल जाएगा। पिछली चीज़ों को संभालने में अभी थोड़ा और समय हमको लगेगा। म्यूटेशन की जैसे बात करी, इसमें अभी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। आपने सत्र के दौरान में घोषणा करी थी कि 7A के भी जहाँ पे पेंडिंग केसेस हैं और वो क्लियर हो गए हैं, उनकी क्लियरेंस होने के बाद एकदम से रजिस्टर में, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटल जो समस्याएं हैं, जैसे मैंने बताया, उसको एक एक करके ठीक कर रहे हैं। बड़ी समस्या है जो अनऑथोराइज कॉलोनीज अभी हैं। कॉलोनीज़ को ऑथराइज करने का एक अभियान हमारा चल रहा है, वो ULB भी चला रहे हैं और टाउन कंट्री प्लानिंग भी बना रहे हैं। जो तो शहर का अर्बन एरिया है उसमें तो ULB करेगी, जो उससे बाहर कोई कॉलोनियाँ बनी हैं उसको टाउन कंट्री प्लानिंग करेगी। उसमें कई ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है, चाहे वो नीति पॉलिसी में होगा, कोई लॉ में होगा, वो सब चीज़ें हम एक एक करके कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों में कुछ घोषणा की भी थी 67 या समथिंग लाइक इतनी, जो उससे पहले एक बार 600 की थी। तो ये 1200 ऐसी नई, 1200 तो बोल के ULB की हैं, 800 उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग की भी है। 2000 ऐसी कॉलोनीज़ की लिस्ट हमारे पास है
जिसको हमने अप्रूव करने का प्रोसेस चालू किया उसको जल्दी कराएं। सीएम साहब, एसवाईएल को लेके पंजाब हरियाणा में काफी लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। अब हिमाचल के मुख्यमंत्री ने एक प्रपोजल दी है कि हम सतलुज का जो पानी है हरियाणा को सीधा दे सकते हैं, बशर्ते कि हरियाणा उनके पास अपने ऑफिसर भेजे या जो कागजात हैं वो भेजे। देखिए, इनफॉर्मल बातें हैं, सुझाव हमारे पास भी आए हैं, अभी इसका ऑफिशियल कहीं भी कोई, लेकिन मुख्यमंत्री उन्होंने एक ऑफर की है, उन्होंने ऑफर की है, क्योंकि कोई एसवाईएल की आवश्यकता उनकी नहीं है, एसवाईएल की आवश्यकता तो हरियाणा की ही है, तो आवश्यकता हमारी है, हम उसका अध्ययन करेंगे। सीधा पानी आपको सतलुज का सीधा हरियाणा को ही दे देंगे, पंजाब को बाईपास ही कर देंगे। मेरा क्या कहना है, ये उनकी ऑफर है, मैं स्वागत करता हूँ, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मली जब हम इसका विचार करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट विचार करेगा, टेक्निकल चीज़ें हैं, और केंद्र से भी हमको एक बार बात करनी पड़ेगी कि जो पहले वाला समझौता है, आखिर वो समझौता भी उसके बदले में ये पक्की बात हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ना हो कि आगे प्रसाद मिला रही पीछे वाला कुत्ता ले गया। चंडीगढ़ पर भी हिस्सेदारी मांगी है हिमाचल ने। वो उनका एक कहीं लिखा हुआ है, कहीं डॉक्यूमेंटल उसमें है कि 7% शेयर चंडीगढ़ का भी है। तो हरियाणा को कोई एतराज नहीं है सर, क्योंकि आपका भी 40% नहीं, जाएगा। देखिए जब वो ये डिवीज़न का विषय आता है, ये तब की बातें हैं, ये कोई एक चीज़ अलग अलग से नहीं विचार की जाएगी, ये तो जिसको कहना चाहिए ना, एक मुश्त सारी बातें आएंगी, उसमें फिर चंडीगढ़ होगा, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया होगा, उसमें एसवाईएल होगा, उसमें हाई कोर्ट होगा, उसमें कितने विषय हैं, असेंबली का भवन है। को लेकर भी उन्होंने कल कहा कि वाटर सेस को लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन या तो वो कह रहे हैं कि हम समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, हमें हरियाणा की जनता पर वजन नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा अगर वो हमको एक सिद्ध करके दे देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी टैक्स का कोई ऐसा टैक्स जो इंटरस्टेट एक एसेट है या एक इशू है, उसमें वो टैक्स लेकर के अपनी जनता को टैक्स दें और उसका वजन बाकी स्टेट्स पर पड़े, ये लॉजिकली भी ठीक नहीं है, एथिकली भी ठीक नहीं है। लेकिन सीएम साहब, उन्होंने 3 मेंबरों की कैबिनेट कमेटी एक बना दी है जो सारा रिव्यू कर रही है, और जल्दी ही उन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट और वो जो भी जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। हमारा तो एक ही शर्त है, हरियाणा की जनता पर उसका कोई वजन नहीं पड़ना चाहिए, बस। नहीं, मैंने तो कहा इंतकाल ना हो तो उनका इंतकाल हो जाता है। सर, ये जो टाइम लिमिटेड है कि 10 दिन में ही कोई ऑब्जेक्शन दे सकता, बाई चांस कोई बाहर गया होता है, किसी को परिवार को पता नहीं होता कि कहाँ तक रजिस्ट्री हो रही है, तो मान लो 10 दिन उसको नहीं मालूम पड़ा, तो उसके बाद वो ऑब्जेक्शन कर सकता है या उसको। नहीं, देखिए उसके